तू बता कौन सा करे। 2 ही बाकी है। तो फिर डैश। दोनों साथ में करोगे? अरे हो सकता है, देख पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा भी सकता है, बट ऑब्वियस सा बात है द 9th वन। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट तू सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ वो। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला बाय द वे? 1997। मस्त नसीब। और नहीं तो कुछ लोग, अच्छा कौन से डेट को मिला? 15th अगस्त। सो हाँ। अरे कुछ कुछ लोग होते हैं जो 26 जनवरी भी बोलते हैं थोड़े। माय गॉड, थैंक्स ब्रो। तो इसीलिए नाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। अच्छा, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, कहना इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने गवर्नमेंट बनाया। वाह। क्योंकि उसके पहले तो जो भी इंडिया में था वो कॉलोनियल रूल था। कौन सा कॉलोनियल रूल था जो बहुत लंबे अरसे तक चला? इंग्लिश मत बोलो अभी। इंग्लिश मतलब कहना इसे इट इज ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के पहले भी अपने कंट्री में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने अपने पर राज किया। मुगल्स ने किया, मराठास ने किया, मौर्य एम्पायर था, यू नेम इट, एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु हैव रूल्ड आवर कंट्री। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के अंदर गवर्नमेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1947 के बाद ही आया। अच्छा, अगर ये भी पता रहेगा तो 1947 में अपना इंडिया का डिवीजन भी हुआ, जहां पर महात्मा गांधी जी ने बोला कि पाकिस्तान लेकर जाओ। एक पाकिस्तान इधर दिया, एक पाकिस्तान इधर दिया। डू यू नो देश एक टुकड़े 3 हुए थे। पता है तेरे को? ये इसकी शक्ल से लग नहीं रहा कि इसको पता है। पाकिस्तान वाला पता है। सो बेटा पाकिस्तान में भी 2 पार्ट थे, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान। सो अभी जो तेरे को जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वाला पार्ट है वो वेस्ट पाकिस्तान है। और जो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इंडिया ने इंडिया ने नहीं लिया दीदी। कुछ नहीं हो वेस्ट बंगाल है। बेटा वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाजू में जो जगह है उसका नाम बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। सो जब इंडिया का ये सब 1947 में मगजमारी हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना जी करके एक थे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब लोगों ने ऐसा प्लानिंग तो किया। अब इन द प्रोसेस, see, you have to understand this concept in the part that what was India's situation post 1947 and what was it pre 1947. So pre 19, अच्छा, why did Britishers came in India? Any idea? ट्रेड करने के लिए आए थे। तेरे को रियली लगता है ट्रेड करने के लिए आए थे? रूल करने के लिए आए थे, बहाना ट्रेड था। सिर्फ करने ही आते पर अपन उनकी गुलामी करने लगा था। हाँ सर लोग इतना कर रहे तो पर उन्होंने बाद में ही शायद था। Which is not true. See, Britishers were known for making colonies all over the world. ऐसा नहीं था कि उन्होंने इंडिया को ही पहला कॉलोनी बनाया था। तो ऑलरेडी देवर इन उनको है ना अपने देश में पैसा मिल नहीं रहा था तो दूसरे देश की जाके माँ बहन करके आते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर वो लोग ने एक कंपनी खोला था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में खुला उसके वजह से ट्रेडिंग चालू हुआ। हाँ। ये ट्रेड को वो लोग ने धीरे धीरे इस रिश्ते को, मतलब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। मतलब कहना इसे ट्रेडिंग के रिलेशनशिप को ये लोग ने गुलामी, मतलब हमको एक कॉलोनी बना डाला, स्लेव्स बना डाला। और इंडिया को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सोने की चिड़िया बोला जाता था। हाँ। सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? गोल्डन चीजें, नॉट ओनली प्रेशियस, नॉट ओनली गोल्ड, वी वर वेरी रिच। सो गोल्डन स्पैरो या गोल्डन बर्ड का मतलब क्या कि भाई ये ऐसी चिड़िया है जो बहुत मालदार है। इंडिया वॉज रिच इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू नेम इट। हमारे पास स्पाइसेस थे, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ करता था। तुमको लगता है उल्टे का, मेरे को लगता है आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है समझता नहीं। एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यूज टू बी वेरी, बोलते ना, कोई तो एक सोमनाथ करके मंदिर है शायद, उज्जैन, नहीं नहीं उज्जैन साइड ही है सोमनाथ। नहीं, गुजरात में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो होगा सोमनाथ करके एक और मंदिर भी होगा जो शायद उज्जैन में भी होगा। जो उज्जैन में है ना वो शिव ज्योतिर्लिंगी है। हाँ। तो ये ज्योतिर्लिंग तो 12 है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 12 पता नहीं कि, ध्यान दे ये मेरा थोड़ा केमिकल लोचा हो जाएगा। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है दीदी, जाने दे, अपने को ये एग्जाम में नहीं आएगा तो। मेरे को बनना भी नहीं है। ओके नहीं होती मुझसे 5.5 लड़के होते हैं के बाद में पता नहीं। जाने दे, मतलब बेसिकली इंडिया में ये बताना चाहता था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड मार्क्ड समथिंग सेइंग के जो सोमनाथ मंदिर है इन गुजरात या सम प्लेस, वहां से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ना तो एंटार्क्टिका तक मैं प्रियल बन गया था।
You understood what I mean? So Antarctica तक there was no piece of land. और उसके लिए वो लोगों ने कुछ तो एक स्तंभ जैसा, कुछ तो एक डायरेक्शनल बोलते हैं ना, क्योंकि वो टाइम पर हाँ लैंडमार्क जैसा कुछ, क्योंकि वो टाइम पर कैसा है कि कुछ चीजों को देखकर वो लोग ऑब्जर्व किया करते थे। आज वो प्रूव हुआ है, जो इंडिया में 7th सेंचुरी में प्रूव हो चुका था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर एजुकेशन वाइज इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री। इफ आई हैव टू टेल, इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी वाज 25%। मतलब अगर पूरा वर्ल्ड 100 रुपया कमाता है तो इंडिया अकेला 25 रुपया पूरे वर्ल्ड में कमाता था। सो इंडिया वाज रिच एंड दैट इज द रीजन व्हाई ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एंड डिड व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। अब सर अगर जीरो को पेटेंट किया रहता तो हम लोग ट्रिलियन। हाँ हाँ, मतलब जीरो को पेटेंट नहीं किया, बिकॉज जीरो को इंडियन आर्यभट्टा नाम का एक आदमी था जिसने इन्वेंट किया था। चाणक्य करके एक थे सर, नहीं मतलब उन्होंने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। हाँ। सो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन अपन आज के डेट में हम बोलते हैं कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ ओरिजिन। अभी एडम स्मिथ आया था 17वीं सेंचुरी में, अपना वो जो चाणक्य जी थे वो थे 3rd सेंचुरी में। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के फेवर में थी। इंडिया वाज अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी, बट ब्रिटिशर्स ने पूरा अपने को ड्रेन कर डाला। मतलब बाय द टाइम ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर कंट्री, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज लेस देन 2 to 3%। जो हम लोग 25-30% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो कम होकर कितना हो गया, ओनली 2 or 3%। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा था जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट था, मतलब जितना पिछले साल कमाया था उससे भी कम कमाया। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो जिसके ये महात्मा गांधी वगैरह जो तो थे सर, ऐसे तो अभी जैसे जब जरूरत तब तो आ गए, हम लोग खुद भी तो एजुकेशन वगैरह के लिए सब बाहर ही गए थे, तो वो तो अनफेयर ही है। नहीं, मतलब एजुकेशन के लिए बाहर गए वो गलत नहीं लगता है, पर ये जो बाइफरकेशन, ये जो डिवीजन हुआ वो मेरे को समझ में नहीं आया। तुमको अगर पाकिस्तान ही देना था तो एक जगह पर दो ना। अच्छा, ऐसा वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अच्छा हुआ। तो लगता है आप क्या करते सर? बेटा, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट Pakistan occupied Kashmir is much more beautiful than Indian occupied Kashmir. Just for your information, again, Pakistan also has a place called as Punjab. The land which Pakistan has is more fertile than the land that India has. So आज कोई भी जोग्राफिकल एरिया है बेटा, क्यों फायदा तो होता ही है ना यार। आज क्यों मतलब कंट्री अगर डिवाइड होता है तो लॉस होता ही है। तो ऐसा नहीं होता होना चाहिए कि, और देख वो टाइम पर ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन था जिसकी वजह से करना पड़ा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरीके से हुआ कि भाई इधर इंडिया है, तुमने उसका एक पार्ट पाकिस्तान को दिया, तो ये दूसरा पार्ट इधर से देने का क्या जरूरत पड़ा? तुम एक ही साथ पूरा दे दो। तुमने अगर पहले ही पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर के साथ भी दे दिया रहता तो अपने को आज बुरा भी नहीं लगता इतना। क्योंकि अपने को आज बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि आज अपने को पता है नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर तो इंडिया का है। पर वैसे तो पंजाब जो पाकिस्तान के पास है वो भी इंडिया का ही था। वैसे तो जम्मू और कश्मीर जो आज पाकिस्तान के पास है वो भी इंडिया का ही था। जम्मू एंड कश्मीर भी है, दो है। So beta, basically there are two parts. Pakistan occupied Kashmir is also there, and Indian occupied Kashmir is there. Correct. So there is a demarcation between IOK and POK. We call it as POK. POK का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो कश्मीर बहुत बड़ा जगह हुआ करता था, उसका थोड़ा सा हिस्सा उनके पास गया, थोड़ा सा हिस्सा अपने पास आया। पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, थोड़ा सा हिस्सा उनके पास गया, थोड़ा सा हिस्सा अपने पास आया। बोल ना। 3 पार्ट्स चाइना का। वो चाइना वाला तो अरुणाचल प्रदेश लेकर गए। अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, और वो भी वो नहीं सेंट्रल बॉर्डर। कश्मीर का पार्ट बोल रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर, मे बी, कैन बी। सर करेक्ट। चाइना एंड हाँ, बट दैट आई हाँ। किसी इंटरनेशनल मैप जो करेक्ट। एंटायर इंडिया इज दिस। सो एनीवे, irrespective ऑफ दैट, द प्रॉब्लम वाज, अब इंडिया को एक देश कैसे चलाना है वो तो चलाने को आता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई ना कोई राज करके जा रहा था। तो अपन ने एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया। डू यू नो व्हाट आर द 3 types ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? दैट इज नॉट अ दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड
इकोनॉमिस्ट, पॉपुलिस्ट, रॉन्ग, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी इसका मतलब क्या होता है? सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। मतलब सब कुछ विल बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट विल नॉट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, गवर्नमेंट खुद कुछ ज्यादा इंटरफियर करेगा नहीं। जब कोई ऐसी इकोनॉमी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जिसके लिए मैंने एक डायलॉग मारा था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब फॉर देम वेलफेयर डज नॉट मैटर, फॉर देम प्रॉफिट्स, मनी मैटर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी is not played by the government but it is played by the private sector। फिर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी इसका मतलब तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है? वेलफेयर। सोसाइटी के मतलब यहाँ पर प्रॉफिट था तो यहाँ पर वेलफेयर। फिर वहां पर मेन रोल कौन प्ले करता था? प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर मेन रोल, क्योंकि कहना है इसे प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल क्या है? प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल वेलफेयर का है कि प्रॉफिट कमाने का है? सो आज अगर देखो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल एकेडमी तेरे पर कोई उपकार कर रहा है फ्री में पढ़ा कर, इफ एट ऑल यू हैव पेड द फीस ओवर देयर, तो कोई उपकार नहीं कर रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट विच दे आर इनकरिंग ऑन द करंट बैच। कि अगर ये बैच में हमने फ्री में पढ़ा दिया और इन बच्चों ने अगर हमारा नाम आगे बाहर किया तो ऑटोमेटिकली एडमिशन आएगा। अच्छा, 1 साल फ्री में पढ़ाएगा, 1.5 साल फ्री में पढ़ाएगा, सबको अगर फ्री में पढ़ाने को बैठेगा तो धंधा बंद करना पड़ेगा। तू तो समझ ही है मतलब कितना अलग अलग एक्सपीरियंसेस है अपने क्लास में। सो क्या और प्रमोशन किसी और का हो रहा है, जाने दे। तो कुछ ठीक है, यहाँ पर तो जितने बैठे आई थिंक तेरे अकेले का ही फीस पेड है और किसी का फीस पेड नहीं नहीं उतना एक साथ में। है। ऐसा कुछ नहीं। सब पापा। और बेटा तू खुद भरने के कगार पर थी, जाने देना, क्यों बोलती है? तू तो बच गई ऐसा बोल। ए पैसे नहीं बचे तेरे को, वो फीस इधर देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब ऐसा डरा मत मेरे को तू नहीं तो पता चला। हाँ, तो अब क्या हुआ, एक था कैपिटलिस्ट एक था सोशलिस्ट। तुमको क्या लगता है इंडिया कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है कि मिक्स्ड है? सोशलिस्ट था। हाँ, नहीं, अपन मिक्स्ड थे, बट हमारा जो पैटर्न था वो सोशलिस्ट था। सो इंडिया ने क्या किया मालूम है? बेसिकली थोड़ा इसका ढापा थोड़ा उसका ढापा, अपना लाइफ जीना लगा। दैट्स व्हाट इंडिया डिड। इंडिया ब्रॉट और इंडिया थॉट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। क्या बोला? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। मतलब कैपिटलिज्म का बेस्ट लिया, सोशलिज्म का बेस्ट लिया और बोला अपन आज से ना कैपिटलिस्ट ना सोशलिस्ट, अपन बनेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। सो 1947 के अंदर भी अडॉप्टेड मिक्स्ड, बट वो भाई जो बोला वो एकदम परफेक्ट बोला। बोलते हैं सर बोलने के लिए मिक्स थे, पर एक्चुअली में तो सोशलिस्ट पैटर्न ही था, क्योंकि सब कुछ डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में था? गवर्नमेंट। आज कुछ भी करने का रहेगा इंडिया के अंदर, पर तब सर वो इतना क्रूशियल पीरियड था कि लोग Correct। लोग क्या, गवर्नमेंट को ही भरोसा नहीं था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो वापस किसी ने अपने को कैप्चर कर लिया। तो जैसे कि सिंपल सा एक अगर एग्जांपल दूं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया वो तो एक प्राइवेट सेक्टर ही था ना। हाँ। तो आज गवर्नमेंट के मन में वो ऐसा, एक हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सुना है क्या? हमने मारवाड़ी में सुना है इसको। दूध का जला, जब दूध पिएगी और गर्म दूध पिएगी तो जीभ जल जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है कि दूध का जला छाछ भी जब पीता है ना तो वो फूक फूक कर पीता है। अभी छाछ कोई गर्म तो नहीं पीता है, पर वो डर रहता है ना। तो इंडिया का भी वो मन में कहीं तो फियर था कि भाई सब कुछ अगर वापस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया तो ये प्राइवेट सेक्टर वाला वापस इंडिया को एक्सप्लॉइट करेगा, इंडिया का वेल्थ लेकर जाएगा। तो अपने को वो रिस्क नहीं लेने का है, अदर मैं कंट्रोल सब मेरे पास रखता हूँ। और टू द एक्सटेंट इतना कंट्रोल अपने पास रखा ना बेटा, कि कोई भी कंपनी को अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो पहले तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सो इंडिया के अंदर एक पॉलिसी था जिसका नाम था लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्या नाम है? लाइसेंसिंग। एंड दिस लाइसेंसिंग पॉलिसी को हम लोग बोलते थे लाइसेंस राज। कौन सा राज? वो शाहरुख खान वाला राज नहीं, लाइसेंस राज। सो इंडिया के अंदर एक तो लाइसेंसिंग था, फिर जितने भी कंपनीज थे वो सब रिजर्व्ड थे फॉर द पब्लिक सेक्टर। रिजर्वेशन सुने तुम लोग ने? देखा रहेगा कि ट्रेन के अंदर जाते हैं तो कुछ सीट से रिजर्व्ड होता है। जब हम लोग जॉब्स वगैरह, हाँ बेटा, मेट्रो में होती है ना 2 सीट वुमेन्स की। मैंने लोकल ट्रेन में एक हुआ। लोकल ट्रेन में भी रिजर्व्ड होता है। ये वाली ट्रेन हो गया। इट इज रिजर्व्ड फॉर सीनियर सिटीजन, सर्टन सीट्स आर रिजर्व्ड। अच्छा, वो नहीं अगर तेरे को हो रहा है तो मैं तेरे को एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज के अंदर सीट्स रिजर्व्ड होते हैं SC ST OBC कैटेगरी के लिए, गुजराती माइनॉरिटी।
एससी पता है क्या होता है तुझे? शेड्यूल Scheduled कास्ट, Scheduled शेड्यूल ट्राइब्स। other people reason में कभी सुन मैं तुझे बताता हूँ. सो ऑल दीज आर कम्युनिटीज विच आर कंसिडर्ड वेरी पुअर. दीज आर कम्युनिटीज विच आर नॉट वेरी वेल टू डू. ऐसा माना जाता है कि इन कम्युनिटी को अपग्रेड करना है. आज जैसे कि अच्छा गुजराती माइनॉरिटी सुना है तूने? अच्छा कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेते तूने सुना रहेगा कि सोमैया के अंदर गुजराती रहेगा तो गुजराती कोटा होता है. इसको रिजर्वेशन बोलते हैं कि सर्टन अमाउंट ऑफ सीट्स आर रिजर्व. सो जैसे कि आईआईटी सुना है? आईआईटी के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो सम नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दोस कास्ट्स हु आर बिलो अ सर्टन इनकम लेवल. इसका भी रिजर्वेशन वुमेन का भी रिजर्वेशन होता है. सो रिजर्वेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? दैट समथिंग इज रिजर्व फॉर समबडी. वैसे ही इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाया? रिजर्वेशन पॉलिसी. अब ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या बोलता है कि जितना भी कंपनीज है उसमें पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा. ऑल कंपनीज आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर. अब कंट्री के अंदर सारा कंपनीज रिजर्व्ड है. अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को आना है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, लाइसेंस लेना है. देखो क्या लगता है? गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना इज अ केक वॉक. मतलब आज चले गए, गवर्नमेंट को बोला कि भाई मुझे लाइसेंस दे दो, गवर्नमेंट बोला अरे वेलकम जादू की जप्पी और जा तेरा काम चालू कर. कैन आई से इट इज अ टीडियस प्रोसेस. मैं देखो अगर एक छोटा एग्जांपल दूं ना प्रियल, आज एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 6 महीना लगता है. वही ना, तो ये वर्ड आया सेटिंग. इसका मतलब अब जब देखो मेरे को अगर सपोज कर मैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, तू गवर्नमेंट है, अब मुझे तेरे से लाइसेंस लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेटिंग. मतलब मुझे तुझे अंडर द टेबल देना पड़ेगा. अब मैं तुझे अंडर द टेबल देगा तो मेरे को ब्राइब करना पड़ेगा. और प्रोसीजर्स कितना सारा है. तू तो बहुत इजीली बोल दिया सेटिंग होएगा तो हो जाएगा. बट कहना ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. वो तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मैं बिजनेस का बात कर रहा है. आई एम कंपेयरिंग दैट. सो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, और वो सब में टाइम वेस्ट हो जाता था. सो कहना है से इंडिया के अंदर ये लाइसेंसिंग पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी, सब कुछ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहता है. इस पैसा चक्कर में खिलाने इंडिया का इतना सर। ज्यादा ग्रो. कि कोई तो कुछ बोला. अक्षिता अक्षिता तू कुछ बोली क्या? पैसा खिलाने का और क्या। हाँ पैसा खिलाने का है, थोड़ा मेरे को भी खिला ना. बहुत है अरे अक्षिता गवर्नमेंट को सर। अरे दादर दादर वाला घर मत कर दे बेटा, कुछ तो कर दे. कर दे अक्षिता अरे अक्षिता कब आई कब की? तेरा वीडियो तो ऑन कर डैश. महाकुंभ मेला कैसा था? वीडियो वीडियो ये लो सर। हेलो. ये उठने के नहाने के बिना भी ऐसे कैसे लग सकती हो तुम? अरे सर मैं रेडी हो गई थी क्लास आने के लिए, फीवर आ गया मेरे को तो मैं रुक गई। फीवर उठ गई आया थी मैं, बोलती है पूछो बोल. प्रेक्षा को। नहीं नहीं इट्स ओके बेटा, आई ट्रस्ट यू. इतना टाइम नहीं है अपने पास. हाउ वाज योर महाकुंभ मेला का विजिट? अमेजिंग, मजा आया। एकदम सेफली आ गए वापस सब लोग? मम्मी डैडी तो अभी और उधर ही है, वापस मम्मी वहां पर डैडी बात भी आज रात करके आई को तू? आएंगे। नो कमेंट्स. तो ये ऐसा नहीं था. प्रेक्षा पर्सनल हो रही है, प्रेक्षा अभी मैं वहां पे जाके कंप्लेन करूंगी। क्या फिर तेरा क्या होगा कालिया? क्या बोला मैं प्रेक्षा तो पर्सनल हो रही है, मैं उधर जाके कंप्लेन करूंगी ऐसा. बच्चाएगी मजा आएगा, मेरे को तो एंटरटेनमेंट मिलेगा। आई हैव सम न्यूज़ टू शेयर विथ यू. आई विल शेयर. नहीं सर रिकॉर्ड. मुझे भी सर। बाहर. पहले धंधे पर ध्यान दे. चुप रहे. अरे या बा नहीं दे. पिकनिक वाटर किंगडम पिए. कभी आई डोंट. इसीलिए बोला था को रुक जा थोड़ा, इंफॉर्मेशन आना है. वो अबे पागल बोर्ड्स के टाइम कैसे? ऑफ कोर्स फेब्रुअरी. वाओ मैं भी पिकनिक। अम्यूजमेंट पार्क ओके वी विल सी एंड वी विल चेक. आई मैं नहीं कर रहा यार, मैं पढ़ा हूँ कि क्या क्या करूँ मैं. सर इमेजिका वेट एंड जॉय से बेटर है तूने सर। कभी वाटर पार्क देखा है? वाटर किंगडम गई है तू कभी? तू गए? सर वाटर किंगडम इज वेरी तो बोरिंग सर, अपन इमेजिका वेट एंड जॉय अपन से बहुत बेटर है सर। गोमूत्र वाला पानी वापरेंगे.
आपको पता है बहुत अभी मैं क्या करूं बेटा? यस। एंड की तरफ नहीं कुछ है तो तेरा थोड़ी हाँ, तो जिस दिन मोस्टली उस दिन शायद एग्जाम ना हो, ऐसे दिन पर हो, वो छोड़, अपन पाकिस्तान पर आ रहे हैं। सो मैं पाकिस्तान में ऐसा प्लान्स था कि दे माइट कनेक्ट ईस्ट इंडिया विद वेस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान विद वेस्ट पाकिस्तान, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज सब इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड देन दे विल अटैक इंडिया ऑल स्क्वायर्स, ऑल एंड्स अप। क्योंकि क्या हो जाएगा, ऊपर से चाइना अटैक करेगा, यहाँ से मतलब वेस्ट से पाकिस्तान, यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान, रोड बन चुका है, तो इंडिया का नॉर्थ में अटैक होएगा, इंडिया का सेंट्रल पर अटैक हो जाएगा। इस तरीके से पूरे को इंडिया को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने का प्लान था। अब जब अपने नेशन पर इस तरीके का डेंजर आए तो क्या करना चाहिए, तुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना पड़ता है। And hence India fought a war with Bangladesh, with Pakistan for the freedom of Bangladesh. That was history में one of the shortest wars in the world. Within 2 to 3 days, 72 hours to 100 hours, the war was over because India was so powerful. अब ये वॉर वगैरह सिचुएशन हो गया। 1999 में भी इंडिया ने एक वॉर लड़ा था, इफ यू आर अवेयर, कारगिल वॉर। हाँ सो तू इमेजिन कर, अपन ऑलरेडी इंडिया के आजादी को 75 इयर्स हुए, उसमें अपन 4 वॉर लड़ चुके, 1 वॉर इज इक्वल टू 25 इयर्स, आजादी को 75 इयर्स, अपन -25 पे चल रहे हैं। और तू मतलब मेरे को ना एक चीज इंडिया के बारे में बहुत अच्छा क्या लगता है, मैं ये शेयर करता हूँ। तू इमेजिन कर 4 वॉर्स, ब्रिटिश रूल, मुगल्स, एंड यू नेम इट, इतने लोगों ने अपने पर राज किया है, स्टिल भी हाँ फिर भी वी आर इन द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे। मतलब इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम डेफिनेटली। तो आज इंडिया इसीलिए दीदी है ना, नहीं नहीं, वो निर्मला सीतारमन है, दीदी तो ममता बनर्जी है। इन इन पॉलिटिकल लैंग्वेज दीदी इज ममता बनर्जी। दीदी है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ममता मतलब निर्मला सीतारमन मुझे पता था वो अच्छी है। मतलब आई हैव ऑलवेज सी, यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजन। निर्मला दीदी के पास पहुंच चुके हैं इसलिए उसने नहीं बात हे भगवान, अगर तेरे को ऐसा लग, बाय द वे आई होप यू आर अवेयर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 12 लाख तक नो टैक्स है तो आप गलत हो। नहीं नहीं, नहीं इसमें 2 चीजें हैं। सपोज इफ यू आर अर्निंग 8 लाख रुपीज, नो टैक्स। इफ यू आर पेइंग अर्निंग 10 लाख रुपीज, नो टैक्स। इफ यू आर अर्निंग 12 लाख रुपीज, नो टैक्स। बट इफ somebody earns 14 lakhs, तो ऐसा नहीं है कि 12 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा और 2 पर लगेगा, 14 पे लगेगा 14 पर टैक्स लगेगा, पर उसके लिए आता है टैक्स स्लैब। उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। कौन सा टैक्स सिस्टम बोलते हैं? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। सो पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख पर टैक्स नहीं है। सो इफ यू अर्न मोर देन 12, then you are not under the scheme of 12 lakh माफ, then you have to follow the tax slab rate। तो टैक्स स्लैब्स क्या है, 0 से लेकर 4 लाख रुपए आपको कोई टैक्स नहीं भरना। तो मेरा इनकम कितना था, 14, 14 में से 4 पर मेरे को टैक्स नहीं भरना है, तो मेरा बैलेंस इनकम कितना बचा, 10। दूसरा जो टैक्स स्लैब है वो 4 लाख से लेकर 8 लाख तक का है। सो 4 to 8 के बीच में कितने लैक्स आते हैं, 4। उस 4 lakhs पर आई एम सपोज टू पे 5% टैक्स। तो ऐसा नहीं होता है कि 14 लाख है तो 14 लाख पर फ्लैट 20%। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, पूछना किसी को। सो 14 lakhs अगर इनकम है तो 14 lakhs पर फ्लैट 20% टैक्स नहीं लगता है। नहीं तो लोगों को क्या लगेगा, 2,80,000 इज द टैक्स, विच इज रॉन्ग। सो 4 to 8 के बीच में कितने लैक्स आए, 4। वो 4 lakhs पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5। तो 4 lakhs पर 5% हुआ 20,000। मिनिमम है तो कंपैरिजन आगे बढ़ता हूं, और भी है ना टैक्स स्लैब मेरे, क्योंकि मेरे को तो 14 तक पहुंचने का है। तो नेक्स्ट टैक्स स्लैब इज फ्रॉम 8 to 12। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो यू हैव टू पे 10% टैक्स ऑन द 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख किधर से आया, 8 to 12 का डिफरेंस 4 लाख से। सो मेरा अब 4 लाख पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 40,000।
मतलब मेरा अभी तक टोटल टैक्स पेएबल कितना आया, 60,000 आया। अब और आगे जाते हैं, 12 लाख से 16 लाख 15% टैक्स है। हाँ, तो मैं 12 से 16 कितना परसेंट है, 15, पर मेरा इनकम कितना है, मैं भी 14 है। तो मेरे पास एडिशनल कितना इनकम है, अबाउट 12। तो 2 लाख पर मेरे को 15% टैक्स भरना पड़ेगा, विच विल बी समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। सो मेरा जो टोटल टैक्स बर्डन आया, अब मैं 1 घंटे में आता हूँ, आपका ले हाँ चलेगा, आप ऊपर का तब तक सेटअप कर दो ना पूरा, 1 घंटे में आता हूँ, मैं हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पक्का ना। तो मैं कुछ बोल रहा था, टैक्स का तो अब मेरा तो एडिशनल स्लैब 4 लाख रुपए का है, 12 से 16, पर मेरा इनकम तो 14 लाख का ही है। तो उस 14 लाख में कितना एक्स्ट्रा रुपीज है मेरे पास, 12 से लेकर 14, 2 लाख, 2 लाख पर 15% इज 30,000 अप्रोक्सीमेटली। सो 30, 40, 20, मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी 90,000। जबकि अगर तू 14 लाख पर 15% टैक्स कैलकुलेट करेगी तो इट वुड कम टू समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीज। तो ऐसा फ्लैट टैक्स नहीं है, इसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो इंडिया के अंदर अभी ये वॉर वाला सिचुएशन हो गया, वॉर के वजह से अपन पीछे चले गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। बाय द टाइम वी वर इन द ईयर ऑफ 1991, कौन सा ईयर, इन द ईयर, रीवन अपना हालत बहुत खराब। अपन ने पूरे वर्ल्ड से लोन लेकर लिया, पर अपन लोन तो ले लिया, चुकाने का कैसे चुका नहीं पाए। इट इज लाइक जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर हमने सारे वादे तोड़ दिए। इंडिया जेब में was one of the largest indebted country in the world. We were the second largest during 1991. तो 1991 में ना बेटा बहुत सारे क्राइसिस हुए थे। क्या क्राइसिस हुए थे? सबसे पहला क्राइसिस, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तुमको समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर अपना गांधी बापू चलेगा क्या? नहीं, तो अपने को क्या लगेगा, डॉलर लगेगा, पाउंड लगेगा। तो ये सारे करेंसीज का जो रिजर्व्स होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के पास $1 बिलियन था, विच वॉज सफिशियंट ओनली फॉर 3 वीक्स। मतलब 3 हफ्ते के बाद इंडिया के पास पैसा नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। गुड साइन के बैड साइन? बैड वेरी बैड साइन। तो इमेजिन कर एक कंट्री जिसके पास सिर्फ 3 हफ्ते तक का रिजर्व्स है, मतलब ये कंट्री कभी भी कंगाल हो सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम वाज बोरोइंग्स। इंडिया वाज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द ईयर 1991। तो तेरे को लगेगा सर ये तो अच्छा ही है, फर्स्ट तो नहीं थे। लॉजिकली तो सोचे तो तेरे को लगेगा सर फर्स्ट तो नहीं थे। प्रॉब्लम बोरोइंग का नहीं था, प्रॉब्लम वो बोरोइंग्स को रीपे करने का था। द लार्जेस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड वाज चाइना, पर चाइना जो पैसा लेता था वो लौटा देता था, वो लोन्स रीपे कर देता था, जो वादा करता था वो निभाता था। इंडिया ठुकरा कर चला जाता था, इंडिया कोई भी लोन रीपे करता नहीं। सपोज कर अगर तू इंडिया है और तूने इससे 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 सब जगह से लोन लिया, अब अगर तूने उसका लोन रीपे नहीं किया तो अगली बार वो तुझे लोन देगा क्या? वर्ल्ड बैंक, IMF and countries of the world collectively decided to blacklist India. ब्लॉक करने के कगार पर थे। ये बोल रहे थे कि भाई अब से इंडिया को एक भी लोन देने का नहीं, इंडिया डूब जाएगा, इंडिया बैंकरप्सी पर है, इंडिया रिलायबल नहीं है। इंडिया ने, अच्छा उसके पीछे भी रीजन सुनेगा, इच्छा है क्या? सो अब जैसे कि मैंने तुमको बोला वो 1960s वाला जो पीरियड था वो बहुत टफ था अपने लिए, और वो टाइम पर अपन ने इंडस्ट्रीज पर बहुत फोकस किया। अभी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया तो इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी चाहिए, पर मशीनरी चाहिए तो उसके लिए वे या तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करो या तो बाहर से इंपोर्ट करो, तो पैसा चाहिए। अब इंडिया के पास खुद का बनाने का तो अक्कल था नहीं, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया। हमने इंपोर्ट किससे किया? रशिया से। अच्छा इंपोर्ट किया तो किया, उस इंपोर्ट करने के लिए लोन भी किससे लिया? रशिया। तू समझा क्या हुआ? पैसा उससे लिया, पैसा भी उनसे लिया, लोन अपना मशीनरी भी उनसे लिया। जो लोन का पैसा था वो लोन का पैसा वो मशीनरी के पेमेंट के लिए दे दिया,
पर लोन तो अभी भी रीपे करना बाकी है ना। समझी आ रही है व्हाट हैपेंड? आई रिपीट, यू आर रशिया, आई एम इंडिया, आई टेक अ लोन फ्रॉम यू। बेसिकली मशीनरी फ्री हो गया, लोन ही देना है। मशीनरी फ्री भी कैसा हुआ ना, क्योंकि वो लोन भी तो उनका ही था, पैसा भी तो उनका ही था ना। सो इफ रशिया गिव्स इंडिया द लोन, सो नाउ आई हैव द मनी, नाउ विद दैट मनी इंडिया परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रशिया ओनली, सो अगेन द मनी केम बैक टू यू, बट इज द लोन रीपेड? सो लोन तो अभी भी है। अब ये लोन रीपे करने के लिए, अभी रशिया वाज वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हम लोग बोलते थे यूएसएसआर, यूनाइट, एक सॉवरेन यूनियन था। हाँ, सॉवरेन यूनियन, मतलब रशिया के भी 15-20 टुकड़े हुए। हाँ रशिया वॉज ब्रोकन इनटू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अभी किसके साथ वॉर चल रहा है रशिया का? यूक्रेन, ऑल दीज वर रशिया का पार्ट, जिसके टुकड़े हुए 15-20। अब ये जो टुकड़े हुए उसमें इंडिया का भी लॉस हो गया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैंने तेरे से लोन लिया, मैंने तेरे को लोन का पैसा मशीनरी खरीदा, मशीनरी जो खरीदा, अब साला मशीनरी वापरने को भी तो आना चाहिए। वाओ। इंडियंस खबा दबा दबा अपना इतना यूज नहीं कर पा रहे थे, उसमें वॉर हो गया। और जब रशिया ने पैसा मांगा तो आई के 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, मेरा जो लोन है वो रीपे तो करो। इंडिया ने यूएस से लोन लिया और इसकी टोपी उसके सर घुमाई। डू यू थिंक दिस इज द राइट टेक्निक टू रीपे अ लोन? कि एक का लोन रीपे करने के लिए मैं दूसरे का लोन लूं? इंटरेस्ट में मर जाओ। गलत है बेटा, ये डेट ट्रैप में फंसेगा। अच्छा, तूने लोन लिया था रशिया से फॉर व्हाट पर्पस? रॉबर्ट जस्ट तो वही बोलता है, इज इन $3 बिलियन टैक्स पर उसका 1.2 है। तो वो कब हुआ? जब उसका जो रिटर्न्स है उसका डेट, आई अग्री, बट से वो डेट का जो पैसा लेता है, वो मर जाएगा तो खत्म हो गया। करेक्ट, डेट तो डेट तो रहेगा, बट मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, वो डेट का पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाता है, और वो रिटर्न्स आर इनफ टू फाइनेंस द डेट। हाँ। तो क्या ये सही तरीका है कि नहीं? इंडिया ने क्या किया? इंडिया के पास रिटर्न्स तो है नहीं, इंडिया ने मशीनरी लिया पर मशीनरी से रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। आज अगर मैं लोन ले रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज, तो डोंट यू थिंक वो इंडस्ट्रीज को परफॉर्म करना चाहिए, वहां से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, वहां से प्रॉफिट्स कमाना चाहिए, वो जो प्रॉफिट्स का पैसा आ रहा है उस प्रॉफिट से लोन रीपे होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे कंट्री से लोन देकर रीपे करना चाहिए। मेरा ये पॉइंट। सो व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने लोन तो ले लिया, मशीनरी तो ले लिया, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो ही नहीं कर पाए, वहां से पैसा ही जनरेट नहीं कर पाए। अब इसका लोन रीपे नहीं हो रहा है तो क्या बोला, चले यूएस तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे को लोन दे दे। मैंने तेरे से लोन लेकर रशिया का लोन रीपे कर दिया, तो आज से 5 साल के बाद क्या होगा तू मुझे बता। यूएस लोन। यूएस मांगेगा कि मेरा पैसा ला, तो मैं जापान के पास जाएगा, जापान तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे को पैसा देना। ये सही तरीका नहीं था जो इंडिया ने अपनाया था। इंडिया ने सिर्फ इसकी टोपी उसके सर घुमाई थी, जिसके वजह से इंडिया डेट ट्रैप में फंस चुका था। अच्छा, आपने गल्फ गल्फ सुने? गल्फ किधर है बेटा? गल्फ करके एक जगह है, गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्रीज करके एक कॉन्सेप्ट है। गल्फ कंट्रीज करके वो यूएई, कुवैत, कतार, ये सारे कंट्रीज को हम गल्फ एरियाज बोलते हैं या गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। और एक वॉर हुआ था जिसका नाम था गल्फ वॉर, जहां पर कतार, कुवैत, इराक, ईरान, ये लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है। हिस्ट्री में पढ़ा था, अब मुझे पता है ये इराक, ईरान, नहीं नहीं कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। इराक, ईरान, कुवैत, ये सब जो कंट्रीज है, दे वर रिच इन टर्म्स ऑफ ऑयल। ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब अगर इन दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है तो क्या होएगा? क्या अकेला ढंग का है, तुम बेवड़े हो, ये बोलते हैं जला डाला जला डाल। पर बेटा सिंपल है ना, डोंट यू थिंक अगर वॉर होएगा तो वॉर को फाइनेंस करने के लिए पैसा लगेगा, और वो फाइनेंस करने के लिए पैसा वो लोग किससे कमाएंगे? तेल से। तेल का प्राइसेस बढ़ा देंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। अब अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है? सपोज अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो डोंट यू थिंक पूरे इकोनॉमी में जितनी भी सारी चीजें हैं सब महंगी हो जाती है?
इन्फ्लेशन होता है। ब्यूटीफुल आंसर। सो कहना से सही आंसर है तेरा, करेक्ट है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बेटा ज्यादा नहीं था, 18% था। 18%। 18% में ना बेटा, घर कितने है? आज के डेट में 7.5 से 8% चल रहा है। आपने जाना नहीं नहीं, जितना था उतना ही बोला, ऐसा बोलो। 18% ओनली, इवन शी वाज सरकास्टिक। आज है ना बेटा, इन्फ्लेशन इज अप्रोक्सीमेटली 8%, 7.5 to 8। फिर भी रो रहे लोग, महंगाई है महंगाई है। मम्मी को अभी थोड़ा 2 महीना रुक, 2 महीने में जब नींबू का भाव, एक नींबू 10 रुपए का रहेगा, मम्मी बोलेगी मार्केट में नींबू 10 रुपए का हो गया। सर मैं पहले तो आज जब ऑयल का प्राइसेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कहना है से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सो देख भाई, 1991 में 3 मेजर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, वी वर having foreign exchange reserves which were sufficient only for 3 weeks, $1 billion. Second problem, it was in the form of, we were the second largest indebted country, we were not able to repay the loans. World Bank, IMF अपने को क्या करने के लिए रेडी थे, बैन। देयर वॉज अ ब्लैक लिस्टिंग, अभी से इनको लोन नहीं देने का। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि अपने कंट्री के अंदर 18% इन्फ्लेशन है। अब ये सब अगर क्राइसिस रहेगा तो कोई इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा क्या? अच्छा, आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसा तो लगेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड बैंक, IMF, एक आदमी था जिसका नाम था PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सुने? हाँ MMS, मनमोहन सिंह। ही वॉज द देन फाइनेंस मिनिस्टर। ऑफ गया सर अभी ऑफ नहीं बोलते हैं, मतलब पास्ट अवे। ऑन थे थोड़ी देर पहले अभी off। ये मतलब मशीन है कोई? एग्जैक्टली माय पॉइंट, कोई मशीन है। इंडिया के अंदर एक तो लोग है ना गजब होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पर्सन एक्सपायर्ड। मतलब यार प्रोडक्ट है क्या जो एक्सपायर हो गया? एक्सपायर कमोडिटी होता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता, हिंदी में बोल सकते वर्ग भी चलेगा। हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, द पर्सन पास्ड अवे। पूरा चाहना है भाई। जाने दे, हाँ धंधे पर ध्यान देते हैं। तो वो टाइम पर वो लोग इंडिया के अंदर, वो टाइम पर वो लोगों ने इंडिया में लाया LPG। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मत आया कर जितना तो तुम्हें रियल तू ऑनलाइन है? ये पागल औरत बोलती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस से इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बोलो। झूठ बोल रही है ये, चूना लगा रही है। So there was a concept called as what liberalization, privatization and, और ये लेकर कौन आए? तो वर्ल्ड बैंक, IMF इन कोलैबोरेशन विद PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। PV नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन दोनों ने वर्ल्ड बैंक और IMF का कंसल्टेशन लेकर ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि अपने को बहुत सारा गोल्ड रिजर्व्स गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि अब क्या हो गया, लोन चाहिए तो किसी को अपने पर भरोसा, तो कोलैटरल रखना पड़ा। कोलैटरल में इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड दिया, और उसके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक ने अपने से कुछ प्रोमिसेस लिया कि जब तक आप LPG इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड करके एक बैंक है, जिसको इंडिया ने मोर देन 145 टन ऑफ गोल्ड गिरवी दिया था। मां कसम, एक टन में 1000 किलो होता है। आज के प्राइस देख ले वो। आज के प्राइस में तो तू जाने दे, वो टाइम पर प्राइस बहुत सस्ते थे, बट आज तो 85 चल रहा है आज का। भाई 85,000 चल रहा है। कब तभी के लिए वो भी इतना करा भाई डेफिनेटली 145 टन, मतलब into 1000, 145,000 kgs of gold was probably given। मेरा बहुत लाइफ सेट हो जाएगी। पर कोलैटरल है, अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो वो लोग तो लेकर गए ना, तो था अपने पास, बट हक पूरा अपना नहीं था ना।
क्योंकि अगर आई एम नॉट एबल टू रीपे द लोन तो मैं बर्बाद है। तो अगर मैं तेरे को सिंपल भाषा में बताऊं, जो मैं पिछले 40 मिनट से तुम लोग को स्टोरी कह रहा है, इफ आई हैव टू कंक्लूड इट इन 2 मिनट्स टाइम, जो हालत आज से 2 साल पहले श्रीलंका का था, जो हालत आज पाकिस्तान का है, वो हालत इंडिया का 1991 में था। पर तू सोच, बांग्लादेश, वहां का प्राइम मिनिस्टर भागकर चला गया, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट था वो इकोनॉमी को क्राइसिस में छोड़कर चले गए, पाकिस्तान में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी प्रेसिडेंट ने पूरे 5 साल तक अपने कंट्री में रूल किया रहेगा। मतलब तू अपने नेबर्स देख कितने ट्रबल्ड है, और जब नेबर्स ट्रबल्ड होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हर किसी के लाइफ पर आता है। हाँ बाजू के घर की बने घर में आई जाती। हाँ, आ ही जाती है ना, 100% है। बट तू आज सोच, फिर भी अपन है ना, इंडिया कितना पावरफुल। जो मैंने तेको बोला था ना, इंडिया के पास 1991 में $1 बिलियन है, आज इंडिया के पास मोर देन $500 बिलियन है। क्रेजी। वी आर सफिशियंट फॉर द नेक्स्ट 6 months, वेयर वी वर नॉट। या यस, ऑब्वियसली ऑब्वियस, वो तो ऐसे ही होता है ना। सो 3 weeks से टुडे वी हैव अ रिजर्व ऑफ मोर देन 6 months। आज के डेट में इंडिया में इन्फ्लेशन 8% पर आ गया है। आज के डेट में इंडिया भले ही इंडेटेड रहेगा, बट आज इंडिया लोन्स रीपे कर पाता है, और वो छोड़, अपन कुछ गरीब देशों को तो लोन देते भी है। मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ कि साला अपने पास खुद के पास पैसे के वांदे हैं, प्लीज अपन खुद किसी से लोन ले रहे हैं, तो फिर अपन किसी और को लोन दे कैसे सकते हैं? सो ये होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो अपने को मेंटेन करने पड़ते हैं, बिकॉज देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज: लीस्ट डेवलप्ड, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। मस्त, मेरे को मालूम ही था यही बोलेंगे बेटा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तू कभी डिक्शनरी देखेगा ना, देर इज नो वर्ड कॉल्ड एज डेवलपिंग इन टेक्निकल लैंग्वेज, देर इज नथिंग, वी यूज इट। मैं मना नहीं कर रहा, डेवलपिंग ये वर्ड यूज करते, पर तू मुझे एक बात बता, या तो आदमी पास होता है या तो फेल होता है, ये पास फेलिंग क्या है? तू जब डेवलपिंग बोलता है तो डेवलपिंग का मतलब क्या है? हम डेवलप हो रहे थे, हम डेवलप हो रहे हैं, हम डेवलप होते रहें, साला तो अगर मैं देखो टेक्निकली और ऑनेस्टली बोलूं ना, इनफैक्ट इवन आवर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स यूज द वर्ड डेवलपिंग। But if I have to give you 3 very good economic terms, they are least developed countries: Pakistan, Bangladesh, least developed। उसके बाद आता है अंडर डेवलप्ड, फिर आता है डेवलप्ड। ये एक्चुअली में 3 वर्ड्स होने चाहिए जो अपने को यूज करने चाहिए, बट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बुक्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, दे यूज द वर्ड डेवलपिंग। मैं तो जब से पैदा हो रहा है वही सुना है, मैं छोड़, मेरे को लगता है 1947 से इंडिया यही सोच रहा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। So what is India actually? इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। We have not yet developed because majority of our population still lives below the poverty line. There is unemployment, there is overpopulation, there is wastage of resources. So in a Huge. तो there is no proper sanitation. Yeah. So अगर मैं बोलूं, इंडिया पूरे एशिया में एक ही डेवलप कंट्री, जापान। जापान इज कंसिडर्ड एज द डेवलप्ड कंट्री। हाँ, मतलब क्या कंट्री है, मतलब यू हैव टू लुक एट दैट। सॉरी, सिंगापुर भी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली पहला, वन ऑफ द फर्स्ट क्लीनेस्ट है, करेक्ट। सो सैनिटेशन वहां पर बहुत है। बट सिंगापुर कैसा है मालूम है? सिंगापुर इज प्रोबेबली इक्वल टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। इट इज जस्ट मुंबई। तो अपना पॉपुलेशन मुंबई का 2.5 करोड़, मुंबई का वही पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का, पूरा कॉन्टिनेंट। पूरा कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। इतना तो अपना लोकल ट्रेन में घूम लेगा भाई। तो मतलब ये मजाक था, ऑब्वियसली लोकल ट्रेन का पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 40-50 lakhs। नहीं, 40, पूरे मुंबई का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है ना मेरे, तो सारे 2.5 करोड़ थोड़ी ना ट्रेन में मरवा रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर भी बैठे हाँ, नवी मुंबई, थाना, ये सब। अगर मुंबई का टोटल क्वाइट पॉसिबल। तो थाने से रहने आपको मौत नहीं आती सर? सुबह सुबह ट्रेन पकड़ो।
देख मैं आजकल ट्रेन में थोड़ा सा कम ट्रैवल करता हूँ, इधर आई ट्रैवल ऑन एक्टिवा और आई कम इन रिक्शा। ट्रेन मेरे को भी नहीं जमता बिकॉज आई हैव सर्टेन हेल्थ इश्यूज। सिर्फ मेरे So- को उठ के ऐसे आने का सर, मेरे को तो घाटकोपर 10 मिनट से आने बेटा अभी मेरे को 15 साल हो गया टीचिंग में, और भी है ना वो बॉडी अकोमोडेट हो जाता है। अब अगर लेट नहीं उठ पाते हम। मैं नहीं उठ पाता हूँ, मेरा आंख सुबह को 5:30-6 बजे के आसपास खुल ही जाता है। सेम सर, एक्टिवा से चला जा पीने। फिर पर तू बस नीचे उठ और एक्टिवा एक राउंड ऐसे चला, तेरी आंख मतलब हाँ, इट गिव्स मी अ फ्रेश फीलिंग एंड अर्ली मॉर्निंग आर वेरी गुड स्पेशली इन दिस सीजन। जो हाथ ठंडा ठंडी लगती है। और ठंडी से ज्यादा ना मेरे को थोड़ा पीस लगता है, मतलब आई पर्सनली आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड ड्राइवर, मैं हैवी ड्राइवर है। बट एक्टिवा आई कैन ड्राइव पीसफुली, आई डोंट क्रॉस द स्पीड ऑफ 60-70, आई ऑलवेज लेस देन 60। एंड वो जो सुबह को नेचर, some amount of sunshine coming on your face, it makes me fresh. So I'll tell you, I yesterday reached home at 2 o'clock रात को रात को। फिर अपनी बीट एंड फिलहाल नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वॉट एवर मेस। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है, और देख एट द एंड ऑफ द डे हो भी सकती है भाई कलेश, कभी पता नहीं, यू नेवर नो। बट आई थिंक मानसी इज वेरी मेच्योर, मतलब वो समझती है ना, आज अभी ये सब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आना, काम इतना सारा है। डॉटर नहीं है, मेरा सन है। दे यार ये मत बोल, मेरे को रोना आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली दैट हर्ट्स because I'm not able to spend time with my son, but I think it is temporary, it is a matter of maybe another couple of weeks and things should settle down. अभी देख यहाँ पर पोडियम वगैरह आ गया, अच्छे से सिस्टम वगैरह सेटअप हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जाएगा ये चेयर ज्यादा कंफर्टेबल है ना 110% है। सर ऐसे थोड़ी लगता है ये स्टेज थोड़ा सा लोकी ये वाला है ना, no, so we are going to reconstruct this classroom also because अभी ऊपर वाला क्लासरूम आज देखना तुम लोग, it is ready. So today there will be a lecture of CA inter I don't have. because setup is not ready. That person who had come right now. So from tomorrow onwards, once the classroom is ready, no, we can shift our lectures on the. ऐसा 4 माले चढ़ना पड़ेगा सर। पर वहां पर है ना गद्दी है, बेंच। हाँ एंड दैट क्लासरूम इज मतलब न्यू वाला फीलिंग आएगा। और तो अगर ये देखेगा ना, ये प्रॉपर्टी का थोड़ा एक एडवांटेज ये है कि 3 साइड इट इज ओपन, विंडोज कितना है ना, मतलब ऐसा बंद बंद नहीं लगता है। बट स्टिल ऊपर से देखो सनलाइट तो आ ही रहा है ना, वहां पर तो प्रोफेशनल एकेडमी लग गया ना। हाँ देख रेड कलर दिख रहा है तेरे को। हाँ जो पेरेंट्स बोल रहे थे जेके भाई देख लो आप। अभी यार मैं क्या बताऊं, अभी मैं बोल बोल कर परेशान हो गया, मैं थक गया। ब्रेक से भी आवाज आ जाने दे, मेरे को पढ़ाना है। आई थिंक वी आर हियर टू स्टडी एंड नॉट टू डिस्कस। हार्ड जाएगा लर्निंग में से। सबसे सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं जाएगा। मेरे जब मैं तेरे साथ अभी पॉइंट्स डिस्कस करेगा ना, मोर देन 70% पॉइंट्स मेरे स्टोरी के अंदर कवर हुआ है। तू वेट तो कर, तेरे को मेरा टीचिंग स्टाइल तो पता ही है। सो यू जस्ट गिव मी सम टाइम एंड यू सी तेरे नेक्स्ट 2 आंसर्स अगले 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। सर आई जस्ट नीड टू ऐड फ्यू मोर टचअप्स करने एंड वी आर डन। लोग खजूर कैसे लोग हैं। और तुम लोग भी है ना, वो जो रैपर्स वगैरह खा रहे हो ना, वो प्लीज नीचे मत फेंका करो। अगर इसने आज खाया है, वो मेरे बैग में है। थैंक्स। अब्यूज कैसे कर सकते नहीं हैं? मैं पूछ रहा हूँ। पता है यहाँ आके इडली वड़े से ऊपर नहीं आ पाए। इतना मजा आ रहा है ना इधर। इडली वाले वाला अंकल मस्त है। आप- Of course, beta, I think you have forgotten that for 5 years I have worked in JK Shah classes, Oh my god. and at that point of time, this was a property of JK Shah. Oh, you were just here. Of course, जैसे नीचे शर जिस तो- रास्ते से निकले उस रास्ते में वापस आ नहीं ये गलत है, ये बोलना गलत। हाँ सिर्फ क्लासरूम, so it is nostalgia. प्रोफेशनल में थे पर No, so basically I have worked for 10 years in Mahesh Tutorials. So I started in the year 2010 till the year 2018. 9 to 10 years I worked in Mahesh Tutorials. For 5 years I worked in JK Shah classes. Then I joined Ednovator. 8 months. 8 months. सर बट अनूप सर तो बोला 8 महीने से ये सब चल रहा है, 8 महीने से ये सब चल रहा है। तब स्टार्टिंग से कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं
मेरे को सिर्फ 1 महीने का सैलरी नहीं मिला है। मेरे साथ दूसरे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किए थे। सो आई वॉज नॉट पेड फॉर 1 month, बट अदर्स देर वर 22 फैकल्टीज, उसमें से फ्यू ऑफ देम वर देयर जिसका किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना। और मेरा प्रॉब्लम्स कुछ और था जो मैंने तुम्हारे साथ पर्सनली डिस्कस किया है। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट हियर। सो आई हैड अदर इश्यूज। हाँ, तू कुछ बोल रही थी बेटा? सर बोली तू? बोल बोल, ऐसा क्या करती है प्लीज? ऐसा क्यों कर? तो फिर सर क्यों बोला? डैश है राजा, सर का मैम बना रही है, पागल हो गई क्या? सही क्वेश्चन है। एडिट कर देना भाई, एडिट कर देना। ये सब रिकॉर्डिंग होएगा, ये लोग मेरा मीम बना डालेंगे। चल, तो I'll take 10 minutes and you can revise in the last 15 minutes and we'll be done with question 1 and question number 2 almost. So, अब to conclude, कहना है से ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आए और हम लोग लेकर आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरल। का मतलब क्या होता है? लिबरल मीन्स टू गिव मोर फ्रीडम। ढंग से बैठना एक जगह पर। Don't come. नहीं, छोटी है Don't come. तू है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लिबरलाइजेशन का मतलब कहने से पहले रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर को कम कर देना और ज्यादा फ्रीडम देना, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरल मीन्स मोर फ्रेंडली पॉलिसीज, मोर ओपन पॉलिसीज, लेस डॉक्यूमेंटेशन, लेस अप्रूवल्स, लेस लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। फिर होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट क्या कंट्रोल में? जो पहले सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया करो। और नहीं, वो नेशनलाइजेशन उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन का। हाँ। नेशनलाइजेशन का मतलब जो प्राइवेट के पास है वो गवर्नमेंट को ले लेना, हाँ, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो गवर्नमेंट के पास है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना। correct. स्कोर इम्प्रूव करो। करेक्ट। सो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है। और एक होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन वाला तो इतना मस्त है ना बेटा, तू बिलीव नहीं करेगी। इंडिया के अंदर तुमको मालूम है इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स लगता है, क्या बोलते हैं उसको? कस्टम ड्यूटी। एक्सीलेंट आंसर, कस्टम ड्यूटी लगता है। इसके दिमाग में नहीं था। क्या? हाँ नहीं था ऑफ कोर्स था। सॉरी प्रियल। सो कस्टम्स ड्यूटी लगता है। Do you know what is the percentage of customs duty in India pre 1991? Any rough guess? 98? उससे ज्यादा सोच सकता है? तू जो बोल रहा है ना 98, वो 98.7%, if I'm not wrong, was the income tax, not customs duty. इंडिया के इनकम टैक्स। भाई अच्छा, तुझे अगर ये नहीं पता है तो आई लेट यू नो। एक टाइम इंडिया में ऐसा था कि कोई, इसीलिए तो इंडिया के अंदर इतना ब्लैक मनी जनरेट हुआ ना। तो लोग व्हाइट में पैसा नहीं लेते थे, लोग ब्लैक में पैसा लेते थे। अब तो टैक्स रेट भी 30% हो गया, फिर भी कुछ लोग कैश में लेते हैं। ध्यान उधर। हाँ हाँ बेटा, जो भगवान ने, अभी उसको डायपर पहना थोड़ी सकते हैं अपन। मिलेगा ना अडल्ट डायपर? नहीं, ऑफिस का है। ओके, तू ना पीछे चलाया मुझे। एक तो तुम लोग क्लास में बैठे हो कि घर पे बैठे हो ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा। थोड़ा ढंग से बैठ। हाँ, सपोर्ट लेकर बैठो। क्या है यार बेटा, तू इतनी, हाँ वो तू इतनी मजबूत है, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं खोल पा रही। ऐसा था ना मेरा। क्लास में बात। ऐसा क्या, मत दे। तो मैं कुछ बोल रहा था जो मैं भूल गया। ग्लोबलाइजेशन, कस्टम्स ड्यूटी। इंडिया के अंदर कस्टम्स ड्यूटी 98 से भी ज्यादा था। गेस 130%। रॉन्ग है, इससे भी ज्यादा था 360%। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है तेरे को?
तू इसका मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट मत कर, तुझे महंगा पड़ रहा है ना, then why are you importing? So only those people will be able to import who have the money. वो पॉपकॉर्न का भी I'll give you a small example. For example, एक टीवी है, टीवी का कॉस्ट 25,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तुझे अगर वो इंपोर्ट करना है तो उस पर 300% ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल, तो 75,000 रुपीज टैक्स फॉर अ टीवी ऑफ 25,000। ये तो चाय से ज्यादा किटली गरम है। हाँ आज भी बेटा जो फॉरेन कार, आजा बेटा, ऐसा पूछती क्या है, कुछ लेकर आई क्या मेरे लिए? कुछ नहीं लेकर आया था, तेरी बेस्ट। कौशिक से क्या लेके आओ? पर ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रख लेना मुंह पे। क्या लगा था? हाँ मतलब बेटा ये शराब लो अच्छी तरह वॉश फकिंग क्या लेके आओ? ऐसा झूठ बोले आदमी कि मैं वॉशरूम जा रहा है और उस बहाने कुछ लेकर आए हैं, ऐसा भी होता है ना, कुछ बच्चे लोग है। सर वाला अरे तू चुप रहे, बैठा भी नहीं, चुपचाप। पैसे खाओ क्या? डिग्री बताओ क्या? एक कभी मेरे को एक 5 मिनट का डिस्कशन करने दो ना, तुम्हारी हाँ, सर आप तुम्हारी भैंस की पूछ नहीं है भैंस। बेटा, क्या बात कर रही है तू, है ना? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 300% ड्यूटी लगता था, तो आज ये ग्लोबल, अगर मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इतना ज्यादा टैक्स रहेगा तो कोई करेगा क्या? तो हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम कर दिया, 10% पर लेकर आए आज के डेट में। पर लग्जरी कार्स के ऊपर आज भी 100% टैक्स लगता है। जैसे कि लेम्बोर्गिनी उरुस, सुना है क्या लेम्बोर्गिनी? बस अगर वो आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर 100%। टेस्ला इंडिया के अंदर अभी तक इंपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आ गया इंडिया में, इंपोर्ट करते हैं, सर ले लो। ऐसे करते हैं। पर इंडिया में मैंने टेस्ला देखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहला मॉडल आता है। अगर मुझे करोड़ों रुपए मिलते ना तो डेफिनेटली लेता। मैं एक्टिवा पर नहीं आता, मैं एक्टिवा पर नहीं आता। हाउसफुल फॉर में एक क्या है, एक एक्टर है के पास 3 है, वो 3 सीरीज। पता नहीं है, मतलब जहां तक मुझे पता है अभी तक टेस्ला इज नॉट बीइंग इंपोर्टेड, और टेस्ला आई स्टिल डोंट नो वेदर इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लग्जरियस कार्स। हाँ वो रहेगा, पर मेरे को नहीं पता है, तो मैं तेरे साथ ऑनेस्टली हूँ, नहीं पता है। बता रहा पैकेट। कि 60 लाख रुपया और उसका लेम्बोर्गिनी उरुस का 2.5 करोड़ रुपया है, तो क्या, तो महंगा है ना, वो ज्यादा लग्जरियस है। जी वैगन। अरे मैं जी वैगन का जो ब्रांड वगैरह है वो जी वैगन। 3 रुपए है। जाना। So all these were the points that we were discussing. I'll just open. फिलहाल तो we'll use the government textbook. नहीं सर ट्रांसफर भी है इग्नोर का। हाँ तुम लोग वो यूज करो, वो इशू नहीं है। तो आएगा। अभी प्रोफेशनल का भी आएगा 11 फ्रॉम 12th से, ऑब्वियसली 11th का फिलहाल देयर इज नो पॉइंट बिकॉज सिलेबस तो हो चुका है। सर दे दो यार, मेरी वो बारिश में जो करता भीगी है ना क्या? इसकी बुक बारिश में भीग गई थी। मैं हाथ भी नहीं गया। अरे मेरा ओशियन का पेपर देख के आई, 5:30 बजे पूरा ऐसे लग रहा था कि रात हो गया, इतना पूरा ये अब बारिश। तो बारिश वाला टाइम बोल रही है ना तू? हम लोग 10:30 बजे घर पे पहुंचा। सैड नहीं, मजे किए ये लोगों ने। मजे, वो दरिया हम लोग जो ना के आए पूरा उसको किसके साक्षी की वजह से? बेटा है। बेटा उसको कुछ करने का मन हुआ है। तू अकेली तो नहीं होगी। आर्यन था साथ में, कौन भाई? क्या सर? आर्यन था साथ। सब कॉलेज वाले दोस्त, तो उनके साथ अच्छी की सीट बनाओ। आई एम विथ यू, क्यों ऐसा कुछ करने का, ये चिपड़ी। वही ना, ये टेक्स्ट बुक क्यों नहीं ओपन हुआ? लेक्चर बंद करो तो फिर मैं बोलेगी ओके सर कुछ बोले, वो था साथ जिसको नहीं पता था। क्या? क्या नहीं पता? इसको सब पता है मेरे को, मुझे? मुझे नहीं पता, सब पता है मेरे तुझे मुझे नहीं, मुझे ये मुझे पता है ना किस स्कूल में। नहीं पता। क्या था? अरे पर क्या? मैं भी वही पूछ रही हूँ क्या। गलत बात है, प्रेक्षा प्रियल को नहीं बताया, गलत बात है। गलत। अच्छा, उसको भी बता देना, ऐसे नहीं करो। डन डन डन। नहीं, पर पहले मुझे बताइए। पहले गॉसिप करेंगे।
हाँ सर एक अरे मेरे को तो मालूम है। कर, मेरा तो टेक्स्ट बुक ही ओपन नहीं हो रहा है। सर आपको वो नहीं लिखना चाहिए, डू यू नो दैट? क्या? आपको लिखना चाहिए इकोनॉमिक क्लास हाँ सर ऐसा गाइडेंस आएगा, इसका पार्टी का। एंड फर्स्ट सेकंड लिंक पे ही रहता है, ये है ना। और वो डाउनलोड नहीं हो, बाईजूस वाला भी चलता है क्या? डाउनलोड क्यों करना है सर आपको? तो मैं बुक कैसे ओपन करूँ? डायरेक्ट नहीं सर। सर लाइब्रेरी डेटाबेस नाम का एक नहीं ओपन हुआ ना दीदी। दीदी ये देख, इसके बाद सब काला है। आपका नेक्स्ट जो बुक बाय काला ने जस्ट लाइक योर फ्यूचर राइट। ये इतना टाइम लगेगा इसको लोड होने के लिए? मैं 9वें चैप्टर तक कल पहुंचेगा। प्लस वन ओवर उससे जूम होता है। स्कैन करके ना हम भेज देंगे, यही सर लगा मैं देंगे। आपको भेजू क्या लिंक स्टेट बोर्ड के बुक्स का? बोर्ड टेक। हेलो थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, आई विल ट्राई टू यूज दैट। सर मेरे पास लिंक है टेक्स्ट बुक के, गवर्नमेंट आपको भेजू लिंक? बेटा खुल गया है एज ऑफ नाउ, तो अगर नहीं हुआ तो मैं तेरे को बोलता हूँ। ओके सबसे स्क्रीन शेयर कर रही है। सर मेरे को तो लिंक में शेयर करते हैं। सर फोटो लेके कर लेते हैं। सर और कुछ मैं ऐसा तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर भी कर सकता है। सब उस पे चिपका देते व्हाइट बोर्ड पे। बाहर ये क्यों बोल जाती है? तू बोल। एनर्जी कहाँ से आ रितेश सर का ये अभी वापस चूना लगा रही है। क्या है अभी तो भरोसा उठ चुका है मेरा लोगों से। सर कल अपना ट्रस्ट मी, मेरा भी। पोर्शन हो गया क्या? नहीं ओसीएम नहीं, आई थिंक अकाउंट्स है, अकाउंट्स। नहीं देख मैंने भेजा। चेक सर डोंट हाई आपने भेजा उसी में देख रहा मैं। If I'm not wrong, it's accounts tomorrow. OCM, because portion was over, we shifted it to Saturday for revision. आ जाना बेटा, रिवीजन हो जाएगा, कुछ डाउट्स रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, तेरा एग्जाम्स रहेगा तभी। सर का अकाउंट है। तो मैं कौन सी भाषा में बोला बेटा? मैं सब उर्दू में बोला मैं तेरे को। बोर्डिंग में फील्ड है। सर 7 बजे बहुत जल्दी है सर। ये परीक्षा चैंपियंस बैच। परीक्षा बोल सैटरडे को 8 to 9:15 OCM SP ओके 10:45। चल, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी वही पॉइंट्स है, एक बार वो गो थ्रू करो। सबसे पहला देख, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 दिखा, मार्क कर उसको, इंपॉर्टेंट। पेंशन स्टेशनरी तुम लोग को शॉप लग गई। चलो सर देखो इसको भी नहीं ऑब्जेक्टिव्स तेरे पास टेक्स्ट बुक है ना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर इसको स्टेशनरी नहीं बोलेगा क्या बोलेगा? स्टेशनरी है। पढ़ती है तेरा भाषण मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे दिख रहा है सर। तो सही होएगी तो करेगा। सर तो कुछ में सच्चाई में सपोर्ट होता है। देख हाँ वहां लेके गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, छोड़ दो। तुम क्या ऐसा बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देख, टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्लंज का मतलब टू डाइव इन, जो हम लोग ग्लोबलाइज नहीं थे उसको ग्लोबलाइज बनाना था। दूसरा पॉइंट देख, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सर इधर किधर है? पहला आंसर ऑब्जेक्टिव्स, ये रहा टू रिड्यूस। उधर देखना 1 2 3 4 करके पॉइंट दिया है, दो दिया है। टू प्लंज इसमें दिया है। अच्छा हाँ सॉरी। Second point is to bring down the rate of inflation. Third point is to correct the disequilibrium in balance of payment. Bracket में लिख, statement of import and export. सर मेरे को प्रॉब्लम पता चल गया। Statement of balance of payment वाला point दिखा, टू रिड्यूस वो भी आएगा, पर जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पॉइंट है ना, वहां पर तू लिख दे क्या 6 पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। नहीं रे बाबा, आज तो मेरे को काम है इधर। उस दिन तुम लोग नहीं आए ना, सर ने वड़ा पाव का ट्रीट दिया हमें।
है कहाँ से मिला सर वड़ा पाव? इधर ही। हम लोग नीचे उतरे और वड़ा पाव खाकर आए। अच्छा था हाँ चल तो भजी पाव खा। आज वड़ा पाव बहुत हो गया आज हाँ वड़ा तो तू वड़ा पाव खा, मैं इडली वड़ा पाव। वड़ा पाव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वॉन्ट्स डिफर 50 टेस्ट। अभी मैं बोलूं, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तुमको क्या लगता है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज्यादा था कि एक्सपोर्ट ज्यादा था? इम्पोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है, उसके सामने एक्सपोर्ट कम रहेगा, तो बैलेंस है कि डिसइक्विलिब्रियम है? डिसइक्विलिब्रियम मतलब कैन आई से दैट इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स? सो अपने लिए फेवरेबल था कि अनफेवरेबल था? अनफेवरेबल था, मतलब इंपोर्ट्स वर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब राइज इन आउटपुट। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप अपन ने ये बात किया था कि अपने पास $1 बिलियन ही था, विच वर सफिशिएंट फॉर 3 वीक्स। इसीलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइज। फिर एक पॉइंट आया जिसका नाम है, थर्ड पॉइंट जो तुम्हारे बुक में है, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। हाँ ओके, सेकंड पॉइंट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट का इनकम। So when dash is greater than dash, it is called as a deficit. When expenditure is greater than income, it is called as a deficit. So अगर किसी को लिखना रहेगा फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग, ये अपन है ना 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट्स इनकम। सर एक सेकंड, व्हेन गवर्नमेंट, हाँ बेटा, इससे होती है गवर्नमेंट yes, fiscal deficit is a concept which is related with government budget. greater than government income, है? When government expenditure is greater than government income. When government expenditure It's great. is greater than government income, Sure. it is called as fiscal deficit. हाँ बेटा बोलो, Picture में copy. मिलता है। Done? Done around. ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। बराबर है क्या? एक और मिस कर दिया है ना ये रहा। पार्टिसिपेशन हो रहा, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो अब मुझे बता, अपन ने जितना भी इधर पॉइंट्स 8 पॉइंट्स है, कहने से उसमें एक ही पॉइंट था नया शायद, जिसका नाम था फिस्कल डेफिसिट। Yes, sir. और वो भी मैंने तो एक्सप्लेन किया था, सिर्फ टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया था, क्योंकि वॉर का जब बात किया था तब बोला था खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। सो टेक्निकल टर्म वाज फिस्कल डेफिसिट, अनदर टेक्निकल टर्म वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। आर वी क्लियर विद दैट? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश एंड डैश। Balance of payment is a statement of dash and dash, imports and exports. Sir, plunge मतलब मतलब अपन पूल के अंदर प्लंज करते ना, डाइव इनटू समथिंग। yes. अच्छा, उसके बाद द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज क्लास विल बी व्हाट आर द फीचर्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। थर्ड भी तो अपन कवर कर दिए, उसमें भी तो अपना और उसके अंदर लाइब्रेरी मेरे को डिटेल में हर एक पॉइंट बताना पड़ेगा ना, तो ऐसा तू देखने को जाएगी ना तो मेरा पूरा चैप्टर डिस्कस करके हुआ है, अब उसका माइक्रो निटी-ग्रिटीज में जाना बाकी है। सो एक पॉलिसी है जिसका नाम क्या लिखा है बेटा, लाइसेंसिंग लिखा है कि डी लाइसेंसिंग? तो इंडिया में पहले क्या था, हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी लाइसेंस था। सो अपन जैसे 1991 के लाइसेंस कुछ तो लिखा है। डी लाइसेंसिंग, प्रिंटिंग एरर है क्या बेटा? डी लाइसेंसिंग तो लिखा है, डीई डी, स्पेलिंग बराबर नहीं रहेगा तो पता है, जी स्पेलिंग दू तेको, लिख DIL। मैं कब से इसको डिलीशन पहन रही हूँ। अरे भगवान, ICE I can put the life डी लाइसेंसिंग। life life स्टेशनरी खरीद
मेरे को भी खरीदना है प्रेक्षा फॉर रियल। मेरे पाउच में सब कुछ घटिया चीजें पड़ी। इतना अगर मेरे पाउच में रहता ना, मैं 2 साल एक स्टेशनरी नहीं खरीदती। प्रेक्षा सब खाली हो गया है, रखा क्यों है? ताकि मैं खरीद सकूं नई चीजें, वो एक बार बैकअप के लिए। खाली। आर्या, वेट ऑफ आफ्टर द लेक्चर। ओके। चलो, सो लाइसेंसिंग पहले क्या था बेटा, मुझे बता। पहले लाइसेंसिंग कंपलसरी था कि नहीं था? हाँ। और एक कंपनी पर लाइसेंसिंग कंपलसरी था। आज के डेट में सिर्फ 5 कंपनीज पर है। अल्कोहल्स, उसका लिस्ट दिया हुआ है 5। सिगरेट। सिगरेट्स, अल्कोहल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा। प्रेक्षा को पहले अच्छा, 1991 में कितना था? 18 कंपनीज पर कंपलसरी था। 1991 के पहले ऑल। सो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बिफोर 1991 ऑल कंपनीज वर सब्जेक्ट टू कंपलसरी लाइसेंसिंग। इन 1991 18 कंपनीज। प्रेजेंट डे के अंदर द लिस्ट विच इज गिवन ओवर हियर। बराबर है। चल, दूसरा वाला पॉइंट। ये जो कंपनी अभी इनको इम्पोर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइसेंसिंग जरूरी नहीं है। इंडिया के अंदर अपन ने उनको लाइसेंस के बिना भी काम करने का अप्रूवल दे दिया, सो दैट एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास तू जाएगी, लाइसेंस लेगी, तो गवर्नमेंट वापस डिले करेगा प्रोसीजर के अंदर। तो हर एक कंपनी के लिए लाइसेंसिंग थोड़ी जरूरी है। जो कंपनी का कुछ एक इंपॉर्टेंस है, जो हजार्डस हो सकता है, जिससे डेंजर हो सकता है, जिससे इकोनॉमी के सिक्योरिटी के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, वैसे कंपनीज के ऊपर लाइसेंसिंग कंपलसरी है। फिर देख, नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है MRTP, अंडरलाइन करना। मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव। MRTP नहीं है वहां पर। काही सिटीज के 6 हाँ, पॉइंट 6 पॉइंट। सो MRTP। हाईलाइट भी नहीं किया है। हाँ, तो तुम लोग कर दो। पक्का हाँ। समथिंग। मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव अरे मैं मेरा ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो पहले कैसा था? सपोज तू एक कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि तू मोनोपोली बने। क्यों? क्योंकि मोनोपोली बनेगा तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो तू टेक ओवर कर लेगी, ऐसा गवर्नमेंट का फियर था। तो गवर्नमेंट क्या बोलता था कि अगर तेरा इन्वेस्टमेंट तेरे बिजनेस के अंदर, फिक्स्ड असेट्स के अंदर 20 करोड़ के ऊपर गया, तो तेरे को गवर्नमेंट का अप्रूवल ले दे। सो यू आर अ बिजनेस, तूने 20 करोड़ का असेट्स के ऊपर गई, तो तू अपना आपसे धंधा शुरू कर सकती, तेरे को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब तू इमेजिन कर, कोई बिजनेस कर रहा है और अगर उसका असेट्स 20 करोड़, बिजनेस में असेट्स 20 करोड़, 20 करोड़ आज के रेट में कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर गवर्नमेंट ने वो लिमिट को बढ़ाकर 50 करोड़ किया, 50 का 70 किया, 70 का 80, 90, 100 तक किया। फिर बोला MRTP एक्ट को मारो गोली, उसकी जगह पर नया एक्ट लेकर आए जिसका नाम है कंपटीशन पॉलिसी। क्या नाम है एक्ट का? कंपटीशन पॉलिसी। सो हमने MRTP एक्ट को अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पर क्या लेकर आए बेटा? कंपटीशन एक्ट लेकर आए। वहां पर देख, बॉटम में दिया हुआ रहेगा वही पॉइंट के। हाँ। अंडरलाइन कर ले। The act is now replaced by the कर दो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। द MRTP एक्ट हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट। और इसने एक्ट आ गए इस लिमिट में, पता नहीं कौन से पेपर में क्या ठोक दिया। फिर कैन आई से वी हैड टू एनकरेज, अपने को इंडिया जैसे कंट्री को किस पर फोकस करना चाहिए? लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अच्छा, इंडिया में पहले फॉरेन टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, फॉरेन का कुछ भी अलाउड नहीं था। देख, वो सारी चीजें अलाउ कर दी। एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके एक पॉइंट दिखता रहेगा। FDI को एनकरेज किया, फॉरेन बैंक्स को एनकरेज किया, फॉरेन टेक्नोलॉजी को एनकरेज किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही था ना कि अपन ने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा है वो। उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते। Correct. So if a foreigner wants to come in India and start its own business, investment in physical assets is called as a foreign direct investment. So McDonald's इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है कि खुद के प्रोडक्शन फैसिलिटी पे? प्रोडक्शन फैसिलिटी में किया मतलब फाइनेंशियल असेट में किया कि फिजिकल असेट में किया? तो जो मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ओके, लाइक कुछ फिजिकल स्टेट में गए। Correct. Anything in a physical asset is called as foreign direct. FI। I, हाँ, which is FI। foreign institutional investment. हाँ, आपने डिफरेंस लिखा है। करेक्ट। फिर देख, फिफ्थ वाला पॉइंट अपने को आना ही चाहिए, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ। इसका मतलब किसको अपन ने इंपॉर्टेंस दिया?
पहले पब्लिक सेक्टर को दिया तो अभी प्राइवेट को देना है। नेक्स्ट वाला देख, ट्रेड लिबरलाइजेशन। हाँ अपन ने पहले बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा था, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत हाई रखा था, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा रखे थे। अब अपन ने उसको क्या कर दिया, कम। देखो याद रहेगा तो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था रूरल इकोनॉमी, जिसमें रूरल और महाराष्ट्र इकोनॉमी, महाराष्ट्र उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पढ़ा था। सब अपन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जहां पर हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। किया, हाँ। वहीं पर हमने एक और, बना करेक्ट, अपन ने एग्जांपल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सीप्स करके एक जगह है सेंटा क्रूज में, सो इट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वहीं पर अपन ने एक और बात किया था अबाउट AEZ, हाँ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये जो जोन्स है देख वहां पर अंडरलाइन करना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक नहीं, एक्सपोर्ट जोन। एग्रो एक्सपोर्ट सो हम एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स में क्या करेंगे, वी विल प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। हम लोग जो उस चैप्टर में हमने पढ़े थे जो भी सब थे कि वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड, आएगा इसमें भी थोड़ा थोड़ा, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, हमें नहीं आ रहा तो हम पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। फिर हम लोग रिफॉर्म्स इंश्योरेंस में लेकर आए, हम बेसिकली पूरे इकोनॉमिक में ही रिफॉर्म्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिफॉर्म्स बेटा? चेंजेस थोड़ा सा चेंज कर इसमें भी, यू आर 90% करेक्ट। चेंज है ना, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। बेटर में तो रिफॉर्म इज अ पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज, क्या बोला? रिफॉर्म इज अ डैश चेंज, पॉजिटिव रिफॉर्म इज अ पॉजिटिव चेंज। आर वी क्लियर विद दैट? यस आर यू श्योर अबाउट इट? यस पक्की वाली बात है ये। So if you see with that, this answer gets over here. फाइनेंस, हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर में भी तो रिफॉर्म्स लेकर आए। पहले फॉरेन बैंक्स अलाउड नहीं थे, प्राइवेट बैंक्स अलाउड नहीं थे, स्टॉक मार्केट्स वगैरह नहीं था, आज वो सब अपने कंट्री में आ गया। 1992 में सेबी आया, हाँ। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास बैंक्स था, अपन ने वो प्राइवेटाइज कर दिया। सेबी का तो ये है ना कि वो सारे जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेगा। स्टॉक मार्केट में सर इंटरनल जो नेटवर्किंग रहता है, जैसे कि इंटरनल नेटवर्किंग रहता है, जैसे कि कुछ आपका डेटा रहता है तो उन लोगों का सेबी आईटी सेक्टर, गलत है। सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया which is the topmost authority for regulating the stock market. For example, अगर मैं तुझे बोलूं इंडिया में बहुत सारे बैंक्स है, हाँ वो बैंक्स का बाप कौन? रिजर्व सेबी। बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट्स में काम होता है उसका बाप कौन है? सेबी। जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारा कंपनीज है, उसका हेड कौन है? LIC। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आप गलत हो, हाँ। क्योंकि LIC एक कंपनी है बेटा। जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। अंडरलाइन कर, एक पॉइंट में दिया है। Where do we find it? Here. I'll tell you. Reforms in insurance sector. Insurance regulatory and development. So insurance development and regulatory authority. Regulatory. Okay. Insurance regulatory and development authority. मैं सेबी में काम करती थी तो मतलब हाँ तो ठीक है, वो साइबर से उसका जो साइबर सिक्योरिटी को उस डिपार्टमेंट तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते रहेंगे, उसमें से एक डिपार्टमेंट में वो काम करती रहेंगी। एक पेन ईवाई में है और एक पेन सेबी में। सो बेसिकली सेबी का काम क्या है? जो भी स्टॉक मार्केट चल रहे हैं, पता चल 100%। सो उसका काम क्या है कि रेगुलेट करना, प्रॉपरली देखना कि हो रहा है कि नहीं। कोई नया कंपनी अगर लिस्ट हो रहा है तो उसका लिस्टिंग सही है कि नहीं है, जो उसने डेटा दिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, क्या कोई कंपनी इन्वेस्टर्स को फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। अगर फ्रॉड कर रहा है तो स्टेप्स लेना, मेजर्स लेना, नोटिस भेजना, ये सब काम सेबी का है। ये सब आप लोग लॉ में पढ़ोगे जब आप CA इंटर में जाओगे, या हाँ फाउंडेशन के लॉ में ये सब नहीं। पर अगर किसी ने CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स अगर किसी ने किया तो आपको ये सारी चीजें उसका पार्ट बनी। तो कनेक्शन आपकी अनस्टेबल है। बस हो गया ना, वैसे भी लेक्चर तो मेरा कनेक्शन, यू मीन इंटरनेट कनेक्शन? ऐसे बोल बेटा। सर का कनेक्शन पावर मेरा क्या? रिलेशन हाँ वैसा। ओके,
So I'm giving you 10 minutes of your time. I want these two answers to be completed. Read once. मैं ये नहीं बोल रहा कि word to word बायाट होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में बायाट नहीं होएगा. वैसे पॉइंट एक बार पूरा 2 पेज है, वो 2 पेज मेरे को पढ़ा हुआ चाहिए ओके क्या अभी. सो दैट अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बता, मैं तेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा. सिर्फ आपने पॉवर्टी लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया था मैं वापस पढ़ा देगा, डोंट वरी. पूरा ना क्योंकि वो लोगों का ऑलरेडी हो चुका था, तो इन लोगों का तो हो गया था, इनके लिए रिवीजन हो गया, इनके लिए भी रिवीजन हो गया. ओ, मेरा तो रिवीजन किया मेरा पूरा ऐसा लग रहा है शॉर्ट चल अभी ही कर इतनी बार पॉवर्टी पढ़ी है पॉवर्टी पे आ गई हूँ Okay, chalo. 10 minutes. I want you all to go through this. If you have any questions, queries, or doubts, you let me know. तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पर सर व्हाट डू यू थिंक एनईपी होगा क्या NEP is the new economic policy. न्यू एजुकेशन हो गया ना, वो भी आ गया. इम्प्लीमेंट हो गया सीबीएसई में तो. नहीं आर इकोनॉमिक शालीन कॉलेज से कि तुम लोग को अभी 12th में सीबीएसई का आएगा चल फिलहाल ये सब डिस्कशन जरूरी नहीं है. I want you to start with जिस एरेना क्या होता है अरीना. अरीना मतलब फील्ड प्ले जैसा होता है. तू रीड कर, क्या है पूरा पूरा स्टेटमेंट रीड कर. तुमको याद आ गया सर स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब टू बिकम स्टैग्नेंट, मतलब रुक जाना, एक ही जगह पर आकर आगे ना बढ़ पाना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन. सो सपोज कर इंडिया ने लास्ट ईयर ग्रो किया बाय 5%, ये साल भी ग्रो किया बाय 5%, इसका मतलब वी आर स्टैग्नेंट, वी आर एट स्टैंड स्टिल, या सेम लेवल पर रहना, उसको स्टैग्नेंट. सो शायद मेरे को अगर चेंज करना हो, हमने लास्ट ईयर 5% से ग्रो किया और इस साल हमने ग्रो ही नहीं किया, तो हम क्या हो गए, स्टैग्नेंट हो गए. उसी चीज. एक जगह पर रुक जाना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट. एक्सचेंज रिजर्व्स. करेक्ट. मतलब हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज बस कुछ रिजर्वेशन दे दिए थे क्या? नहीं नहीं, रिजर्वेशन नहीं, मतलब अपने पास थे ही नहीं ना. अपने पास तो कितना था, $1 बिलियन. तो अब अपने को रिजर्व्स को बिल्ड करना है. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कि हम हमारा नंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा दे. क्योंकि जैसे कि हम बिना कुछ ऑन किए हम लोग 3 हफ्ते चल रहा है, वो 6 महीने हो गया है. करेक्ट. बिना कुछ किए वैसा नहीं, ऑब्वियसली कुछ कर कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज चेंज करके. तो हुए बिना, मतलब अगर इकोनॉमी आज स्टॉप भी हो जाती है तो 6 महीने तक अपन Correct. बाहर से. फॉरेन एक्सचेंज. करेक्ट करेक्ट. सर जीआईसी क्या है जनरल इंश्योरेंस कंपनी. जैसे LIC अपने लाइफ को सिक्योर करता है, वैसे GIC नॉन लाइफ चीजों को इंश्योर करता है, जैसे कि कार, व्हीकल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उसका इंश्योरेंस जो होता है उसको GIC है. हाँ, नाइस एडवर्टाइज नाइस. एडवर्टाइज क्यों? जैसे आपने स्टेटमेंट बोला ना So LIC is Life Insurance Corporation and GIC is General Insurance Corporation. इसमें से इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे क्या इकोनॉमी? नहीं, सारे पे है ना फोकस. फाइनेंशियल सेक्टर पे है, बैंकिंग सेक्टर पर है, इंश्योरेंस सेक्टर पर है. सो नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, बट यस इंडस्ट्रीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज वही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वही ज्यादा आउटपुट भी देता सर जो स्टेट वाइड MRTP एक्ट वाला. वो करेंटली बहुत सारे कंट्रीज सिमिलर लॉज अभी भी रखते हैं but they don't want- बिकॉज दे डू नॉट वांट अ मोनोपोली टू बी क्रिएटेड. करेक्ट. सर हम लोग के पास भी ऐसा हो रहा है तो हमारे पास भी एक एक्ट है ना, रादर देन फोकसिंग ऑन मोनोपोली वी हैव अ कंपटीशन एक्ट, which means we will promote competition rather than restricting a monopoly.
सो वन थिंग कैन हैव टू पॉइंट ऑफ व्यूज, आप किस नजरिए से देखते हो वो इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब भी यही होता है कि कंपटीशन को एनकरेज करना है, और कंपटीशन को एनकरेज करने का भी मतलब ये हो सकता है कि मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट किया है। सो एमआरटीपी एक्ट में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि मैंने तुझे बोला कि अगर एक तू कंपनी है और तेरे फिजिकल असेट्स 20 करोड़ के ऊपर चले गए तो तुझे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, फिर वो आज बढ़कर 100 करोड़ रुपया हो गया। Not, uh, was the moment related. So first, 100 billion company, converted to school. He had a monopoly in the railway system and oil ओके, business. Okay, so for that, what US had done, वो कंपनी को ब्रेक करवा दिया 2%। करेक्ट। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोग रिलायंस का देखे तो इट इज द सेम कंपनी, उसका ब्रांचेस है, उसका डिफरेंट। रिलायंस एक कंपनी है, पर रिलायंस जियो, रिलायंस ये रिलायंस वो करते ही है ना ब्रेकअप। सो हाँ वैसा है, बट रिलायंस इज होल्डिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ ओवरऑल मार्केट, इज दैट नॉट कंसर्न? नॉट अ कंसर्न, बिकॉज हर आज जो धंधा रिलायंस कर रहा है वो धंधा किसी और को करने के लिए मना थोड़ी है। आज फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस इज इनटू, कंपटीशन जीत रहा है तो वो एक तरह से तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बीएसएनएल वीएसएनएल, जैसे कि अगर मैं रिलायंस जियो का बात करूं, तो इसमें तो वो नहीं, बीएसएनएल इज स्टिल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज के डेट में अगर रिलायंस जियो है तो उसको कंपटीशन देने वाला वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है और बीएसएनएल। तो उससे क्या प्रॉब्लम है लॉस मेकिंग से? आज रिलायंस जी पर कंपटीशन, मार्केट में एक ही जन है, मोनोपोली है कि देयर इज कंपटीशन। एग्जैक्टली, सो वी वांट टू एनकरेज कंपटीशन। बट मैं जनरल मार्केट बोल रहा हूँ, अगर आपने ओवरऑल मार्केट देखा तो मार्केट शेयर भी कैप होना चाहिए। तो इसीलिए तो कंपटीशन पॉलिसी है ना, जहां पर वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, मार्केट में कोई ना कोई तो लीडर बनेगा ही। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कैप रहेगा तो तू लीडर नहीं है। वो कैप से सिर्फ इतना हो जाएगा कि तू वहां पर अपने आप को लिमिट कर देगा, और फिर तू वहां पर मींस ढूंढेगा कि मैं किस तरीके से लूप होल्स ढूंढकर धंधा ब्लैक में करूं। उससे अच्छा व्हाइट में होने दे, पैसा आने दे, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। सो आज के डेट में भी अगर तू देखेगा तो भले अपन बोलते हैं कि रिलायंस जियो का मोनोपोली ही है बिकॉज इट हैज द मेजर मार्केट शेयर, बट इट इज नॉट द ओनली कंपनी ऑपरेटिंग इन दैट फील्ड। बट आज अगर मैं रेलवेज का बात करूं तो रेलवेज का मोनोपोली, हाँ क्योंकि रेलवेज में और किसी को आना अलाउड ही नहीं है। रेलवेज इज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। हाँ पर सर जैसे कि मेट्रो में रिलायंस का मेट्रो इज नॉट रेलवेज, मेट्रो इज अ सेपरेट एंटिटी। तो मेट्रो जो चल रहा है वो पीपीपी मॉडल पे चल रहा है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जबकि इंडियन रेलवेज इज एन अलग एंटिटी। भी एयरवे भी था, तो मैंने कहा मना किया? बट इज दैट एक्चुअली फेयर? बिकॉज Of course, it is fair. Indian government feels that we cannot only have a particular, जैसे कि railways के अंदर they feel that welfare is of utmost importance. That is why they are not giving it to private sector. But उसमें भी आज के डेट में चेंज आ गया। तेजस नाम का एक ट्रेन है which is run by the private sector. So जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होएगा, गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस। स्टिल मेन What if- इसके हिसाब से करो चल रहा है। This one 18-seater, 12-seater plane से शुरुआत की, but for actually doing, and this happened in the last decade, he couldn't manufacture due to too many laws restricting him. मतलब उसने उसका शिफ्ट किया यूएस में, अभी मतलब फिर से इंडिया में है, अभी उसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट प्लेन का लाइसेंस उसको दिया, यू कैन मैन्युफैक्चर नाउ। Exaggerate. तो मैं मतलब इसमें तुझे क्या इनपुट दूं, मुझे वो नहीं समझ में आया। ऑफ कोर्स इट इज, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट स्मॉल नो। आज एविएशन इंडस्ट्री में एक प्लेन बनाने का रहेगा तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। तो अगर तेरे पास फाइनेंस है तो तू कर। आज राकेश झुनझुनवाला ने एक एयरलाइंस लॉन्च किया ही ना, अकासा एयर।
बट फॉर दैट इफ यू शुड हैव द मनी, नो, इफ यू हैव द मनी गो अहेड। और अगर मैं तेरे को रियलिस्टिकली बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला ने अलॉन्ग विद सम पॉलिटिकल प्लेयर इस बिजनेस में आया है, तो तेरे वैसे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। सो देख, आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक दो चीजें होती है। आइडियल क्या होना चाहिए, जिसको जो करना है करने को मिलना चाहिए। बट रियलिस्टिक क्या होता है कि तू हर एक जगह पर अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तू कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का नजर हमेशा तेरे पर रहने वाला है, तो तेरा वैसा कोई कनेक्ट भी होना चाहिए। आज तू अगर देखेगा अडानी, इन द लास्ट 15 ईयर्स वो ग्रो हुआ है। उसके पहले तो अडानी कहीं नहीं था भी नहीं, तो आज क्यों हुआ है? देखो क्या लगता है, सिर्फ वो अपने बलबूते पर हुआ है। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर ही हैज रिजन फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। I know. तो बहुत सारा ऐसा ही होता है ना बेटा। सो वी हैव टू टॉक अबाउट रियलिटी। ये आइडियल है बोलना हाँ, कि भाई ऐसा होना चाहिए, आई अग्री ऐसा होना चाहिए, बट लेट्स टॉक रियलिटी। क्या हर चीज में ऐसा होता है? नहीं। आज अगर मेरे को यहाँ पर ये बैनर भी लगाने का रहेगा, पोस्टर भी लगाने का रहेगा ना, तो मेरे को वहां पर क्रेन वगैरह लगता है। क्रेन लगेगा, इसका मतलब रोड ब्लॉक होएगा। रोड ब्लॉक होएगा मतलब मेरे को गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। तेरे को क्या लगता है आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड अलाउ। रियल सिचुएशन क्या है? उसको पैसा खिलाओ। सर, बोलिए ना मैडम। NEP led to abolition of MRTP Act, ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है। करेक्ट, But the thing is, NEP only introduced change in MRTP Act. करेक्ट। सो बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया ना 1991 में, हाँ, तो हमने एमआरटीपी एक्ट में चेंजेस लाए। okay, फिर इवेंचुअली एमआरटीपी एक्ट को निकाल दिया इन द ईयर 2002, ऐसा। सो इट वाज एन इवेंचुअल, बोलते हैं ना फाइनल चीज ऐसा हो। अभी जैसे मैं तुझे एक और बोलता हूँ, 1991 में 18 कंपनीज को लाइसेंसिंग कंपलसरी था, हाँ, पर आज तो सिर्फ 4 या 5 को ही है। तो इवेंचुअली क्या हो गया, 4 या 5 ही हो गए। 1991 के पहले तो ऑल कंपनीज का लाइसेंसिंग कंपलसरी था। ऑल कंपनीज वर रिजर्व्ड। मैं एक और 2 पॉइंट बोल रहा है, एक लाइसेंस और एक रिजर्वेशन। तो 1991 में 18 हुए, आज के डेट में वो 4 हो गए। हाँ, सो एनईपी के वजह से कितना हुआ? ऑल से 18, also. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो गया? 18 से 4 या 5। और अगर रिजर्व कंपनीज जो है तो सिर्फ दो तो ही, ये परफेक्ट। रेलवेज एंड ऑटोमेट एटॉमिक एनर्जी। Atomic. ऑटोमिक क्या होता है? एटॉमिक। एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। अभी रेलवेज में भी एक प्राइवेट ट्रेन आ गया है जिसका नाम है तेजस एंड वंदे भारत। तो उसकी सर्विस मैं कहा मन। क्रेज तो बेटा इसीलिए तो बोलते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर गिव्स यू सर्विसेज। आज गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सर्विसेज नहीं मिलता है, क्योंकि उनका फोकस वेलफेयर पर होता है, एफिशिएंसी पर नहीं होता है। आज अगर मैं तुझे सर्विस देगा तो ही तो प्रॉफिट कमाएगा ना। सो आज क्यों लोग, अच्छा तेजस इज अ प्रीमियम ट्रेन फॉर विच दे चार्ज यू अ प्रीमियम प्राइस फॉर विच यू गेट प्रीमियम सर्विसेज। तू तेरे को जाने का नॉर्मल ट्रेन में तो जा, तेरे को सड़ेला ट्रेन मिलेगा, सड़ेला सर्विसेज मिलेगा। वंदे भारत और अगेन माय पॉइंट सैनिटेशन। सिर्फ देखो वो ट्रेन में तो बिल इतना क्लीन रहता है ना, सिर्फ जाने बट देख दो चीजें है ना इसमें बेटा, एक वो लोग क्लीन कर रहे, और दूसरा लोग उसको क्लीन रख रहे हैं। जाने वाले भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इसलिए वो उतना अर्न कर रहे हैं, मतलब वो एक चीज, एक फैक्टर आता है। वही तो है ना। तो आज जो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है गवर्नमेंट को, तो उनके लिए भी ट्रेन लाना पड़ेगा। हाँ, Any AC trains are also there. You have उसका प्रॉब्लम लाइफ का अलग है भाई। वो तू लेक्चर बैठा नहीं है, इसके लिए मैं तुझे बता नहीं पा रहा हूँ। उसका हर चीज घूम फिर कर आता है सैनिटेशन पे, कि सर वॉशरूम क्लीन नहीं होता है, बास मारता है, गंदा होता है, फ्लश नहीं करते हैं, नाग होता है, ऐसे सब उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स है। बस वो इम्पोर्टेंट होता है। आई एग्री, बट तंग आ चुकी है चीज। but sanitization is not the only point that we should be discussing, is what I mean. Obviously हर important, जगह नहीं। इम्पोर्टेंट है, पर मैं यही बोलता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ट्रेन को क्लीन रखना। आज अपना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आज जैसे कि तूने ये क्लासरूम में बोला कि कोई खजूर ने खजूर का बी नीचे डाल दी, हाँ, तो आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट क्या है कि इट हैज टू बी क्लीन्ड बाय द स्टाफ ओवर हियर। बट दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट ये है कि तुम लोग यहाँ पर कचरा मत करो ना। तुम कचरा ही नहीं करोगे तो साफ करने की बारी ही नहीं आएगी। दैट इज हाउ इट शुड बी। मैं तो कभी गटर में थोड़ा भी थी, मैं तो मैं नहीं पीती, अक्षिता भी अक्षिता अक्षिता अक्षिता। जाने दो। तुम लोग ने पढ़ा, तेरे को और कोई पॉइंट बाकी है तेरा? श्योर है? ये अक्षितावाड़ी, अक्षिता, ने कुछ भी नहीं अक्षिता किया। का पूछ नहीं रहे, लवली। ठीक है, सो आई वांट यू टू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2
एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास। बेटा तूने लास्ट टाइम का नहीं लिखा था, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि पॉवर्टी तेरा पढ़ाकर हो गया था, बट इस बार भूलना नहीं। अभी ये पूरे वीक में मेरा लेक्चर है नहीं, नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे। एक ही आंसर लिखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अकाउंट्स का होमवर्क का जनरल लेक्चर है। कल अकाउंट्स का लेक्चर है, टाइमिंग देख लेना, 7 बजे का रहेगा। एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सेकंड ईयर का कुछ देख ला, एक में बाउंस कर दिया। दीक्षा हमारी पेंसिल अंदर रखो, आगे भी एडमिशन करना बताओ फ्रेश। खतरनाक भूख लगी, मैंने मैं सुबह से आई माता है। कॉलेज के अच्छा सा पार्ट नहीं पड़ेगा भाई। भाई मेरे कार्ड 10 वाले उससे हम बात समझ लेता। मेरे नींद का अंदर की सीन चल रहा है। ए ए ए बाय बेटा, टेक केयर।